हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहा, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये विश्व रेबीज दिवस जो है ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। रेबीज की बात आई है तो रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ठीक है, रेबीज जो होता है इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। और जो रेबीज होता है, जो हाइड्रोफोबिया होता है, तो ये किस वायरस से होता है, पूछ लेता है कभी कभी कि जो रेबीज है या हाइड्रोफोबिया बीमारी है ये किस वायरस से होती है। तो ये इसका जो वायरस होता है वो होता है रेहेब्डो वायरस। ठीक है, क्या होता है, रेहेब्डो वायरस होता है। और रेहेब्डो वायरस किस में पाया जाता है, ये कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, भेड़िया हो गया और सियार हो गया, मतलब इस तरीके से जो जानवर होते हैं उनमें पाया जाता है। और जो ये मुख्य रूप से बात करी जाए कि जो ये हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है, ठीक है, या हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है, इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें जो हालांकि दिक्कत तो बहुत सारी होती है, जो मुख्य दिक्कत होती है इसमें पानी से डर लगता है। जिस भी पेशेंट को हाइड्रोफोबिया हो चुका है उसको क्या होगा, पानी से उसको डर लगेगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि जो रेबीज का टीका था, ठीक है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने। ठीक है, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी सॉरी। तो ध्यान रखना है कि रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। और हाइड्रोफोबिया जो होता है ये रेहेब्डो वायरस से होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया जो होता है वो रेहेब्डो वायरस से होता है। और ये पाया किस में जाता है वायरस, कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, सियार, बंदर और इसी तरीके से जो अन्य जो रेबीज से संक्रमित पशु होते हैं उनमें ये सब पाए जाते हैं। और ये मुख्य रूप से इस बीमारी में क्या होता है, पानी से डर लगता है पेशेंट को। ठीक है, और बात करी जाए, पूछ ले आपसे कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने करी थी। ठीक है इतना याद रखना है। और एक बार इसका यदि वायरस शरीर में पूरी तरीके से यदि फैल गया तो उसके बाद पेशेंट को बचाना बड़ा ही मुश्किल है। ये मान लीजिए 100 में लगभग 99% मतलब उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ठीक है, 1% बाई चांस कोई कारणवश आप बचा सकते हैं, अन्यथा उसकी मौत निश्चित है। तो इसलिए जब भी कुत्ता काटे, कोई पागल कुत्ता काटे या साधारण कुत्ता काटे, किसी प्रकार का कुत्ता काटे, तो आप सीधा जाकर हॉस्पिटल में वहाँ पे आप जो है इसका टीका या इंजेक्शन जो कुछ हो वो लगवा लेना चाहिए तत्काल। मतलब उसका असर हो जाएगा एक बार, तब दिक्कत हो जाएगी। मतलब जब से मान लो आज काट लिया है तो आप 1-2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, ऐसे मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल जाकर उसका इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। शायद 3-4 इंजेक्शन 5 लगते हैं कुछ तो चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, कंट्रस्ट बाथ में किस प्रकार के जल का प्रयोग किया जाता है। तो जो कंट्रस्ट बाथ में मतलब पहले ठंड और फिर बाद में गर्म जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। एथलेटिक विश्व कप की शुरुआत कब से हुई है। तो एथलेटिक विश्व कप की शुरुआत हुई है 1976 से। ठीक है याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 4, खिलाड़ी को चोट लगने पर प्राथमिक उपचार में किस थेरेपी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये किया जाना चाहिए क्रायोथेरेपी, जिसे हम आइसोथेरेपी भी बोलते हैं और जिसको हम बर्फ चिकित्सा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन, खिलाड़ी को चोट लगने पर प्राथमिक उपचार में किस थेरेपी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो क्रायोथेरेपी या आइसोथेरेपी का प्रयोग किया जाना चाहिए। और क्रायोथेरेपी, आइसोथेरेपी को बर्फ चिकित्सा भी कहते हैं। अगला देखते हैं। और जो इसमें जो थेरेपी होता है शब्द ये वाला, ठीक है, थेरेपी जैसे एक आइसोथेरेपी हो गया, क्रायोथेरेपी हो गया, तो पूछ लेता है कि मान लो इस शब्द में जो थेरेपी है, थेरेपी का मतलब क्या होता है, ये एक बन जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो थेरेपी का मतलब होता है उपचार। ठीक है, क्या होता है, उपचार होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। बास्केटबॉल के एक मैच में कितने क्वार्टर खेले जाते हैं। तो इसमें 4 क्वार्टर खेले जाते हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 6, हिच किक स्टाइल का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो हिच किक स्टाइल का प्रयोग किया जाता है लॉन्ग जंप में। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। किन्सियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। तो किन्सियोलॉजी का जनक माना जाता है अरस्तु को। प्रश्न नंबर 8,
जैव यांत्रिकी, जिसे हम इसको यहाँ पे ऐसे ऑब्लिक कर देते हैं, ठीक है, या फिर ब्रैकेट में ले लेते हैं, एक ही चीज़ है। जैव यांत्रिकी या बायोमैकेनिक्स, ठीक है, जैव यांत्रिक को ही बायोमैकेनिक्स कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। तो जैव मैकेनिक्स या बायोमैकेनिक्स के जनक कौन है? तो ये हैं जी.ए. बोरेली, ठीक, कौन है? जी.ए. बोरेली हैं किसके? जैव यांत्रिकी या बायोमैकेनिक्स के जनक। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 9 है खेल ही जीवन है, ठीक है, क्या है? खेल ही जीवन है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है जॉन डीवी की, ठीक है, एक शिक्षा शास्त्री भी थे। जॉन डीवी जो है एक शिक्षा शास्त्री भी हैं। और प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। तो प्रश्न नंबर 10 क्या है हमारा? जिन व्यायामों में मांसपेशियों की लंबाई घटती बढ़ती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसको आइसोकाइनेटिक नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं आइसोटोनिक व्यायाम। क्या कहते हैं इसको? आइसोटोनिक व्यायाम कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको मैं आप यहाँ पे इसको आप समझिए कि ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आइसोटोनिक लिखा हुआ है, ठीक है, आइसोटोनिक व्यायाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, जिन व्यायामों में मांसपेशियों की लंबाई घटती व बढ़ती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसको कहते हैं आइसोटोनिक व्यायाम, ठीक है, क्या कहते हैं? आइसोटोनिक व्यायाम कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि मान लो इसका जो आइसोटोनिक व्यायाम का जो सबसे बढ़िया उदाहरण होता है, ठीक है, वो होता है डंबलिंग, जो हाथ में पकड़ के डंबलिंग नहीं करते हैं, डंबल द्वारा जो व्यायाम करते हैं, वो इसका सबसे महत्वपूर्ण होता है। और आप मान लो इस समय आप अपने दिमाग में सोचिए, मान लो आपके हाथ में डंबल है, ठीक है, क्या है? डंबल है। अब आप उसको जब मतलब हाथ में डंबल है, अब आपका जो बाजू होता है, ठीक है, बाजू का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, बाजू का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें क्या हो, उसको बोलते हैं बाइसेप, ठीक है। जो नीचे का हिस्सा होता है बाजू का पीछे का, उसको बोलते हैं ट्राइसेप। जब आप हाथ को क्या करेंगे ऊपर, ठीक, हाथ में डंबल पकड़े हुए हैं, अब हाथ को जब ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, ऊपर लेकर आएंगे तो फोल्ड होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर जो होगा हमारा बाइसेप, इसकी मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी, ठीक है, इसकी जो ऊपरी हिस्सा होगा बाइसेप का, जो बाजू का ऊपरी हिस्सा होगा बाइसेप जिसे बोलते हैं, वो उसकी जो मांसपेशियां होंगी वो क्या होंगी, वो सिकुड़ जाएंगी। लेकिन नीचे मतलब इसके विपरीत जो नीचे की जो ट्राइसेप होता है, ट्राइसेप की जो मांसपेशियां होंगी वो क्या होंगी, वो लंबी हो जाती हैं, ठीक है, मतलब बढ़ जाती हैं, ठीक है। ये जो ऊपर जो होगा ट्राइसेप, इसकी जो होगी वो क्या होगी, वो अभी आपको मैं इस तरीके से बताता हूँ, ठीक है। मान लो जैसे ये हाथ है, ठीक है, इसमें आपने डंबल पकड़ा हुआ है, जब आप इसको ऊपर लेकर आएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मांसपेशियाँ जो ऊपर बाइसेप की मांसपेशियाँ होंगी, ये सभी क्या होंगी, ये सिकुड़ जाएंगी। अब जब आप इसको मतलब ऊपर लेकर, लेकिन ये जो नीचे की जो हैं ट्राइसेप की जो हैं, ये मांसपेशियाँ क्या होंगी, ये लंबी हो जाती हैं, ठीक है, लंबी हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है मांसपेशियाँ घटती बढ़ती हैं, ठीक है। जिस व्यायाम में मांसपेशियां घटती बढ़ती हैं और इनमें क्या होता है, तनाव होता है, ठीक है। जब आप सीधा करेंगे हाथ तो बाइसेप में तनाव आएगा, जब आप फोल्ड करते हैं तो ठीक है, तो जो नीचे ट्राइसेप होता है उसमें तनाव आता है। तो कहने का कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जिन व्यायाम में मांसपेशियां घटती बढ़ती हैं और उनमें क्या होता है, तनाव रहता है, ठीक है, मांसपेशियों में तनाव रहता है और मांसपेशियों की लंबाई जो है वो घटती बढ़ती है, ऐसे व्यायाम को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक व्यायाम बोलते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। जिन व्यायाम में तनाव रहता है और मांसपेशियां घटती बढ़ती हैं, ऐसे व्यायाम को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक व्यायाम बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है डंबलिंग करना, डंबल वहीं हाथ में पकड़कर उसको ऊपर सीधा करना और फोल्ड करना हाथ को, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसी क्रम में अगला देख लेते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 11 है, जिन व्यायामों में मांसपेशियां घटती व बढ़ती नहीं है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझना, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए था, जिन व्यायाम में ठीक है मांसपेशियों में तनाव बना रहता है, ठीक है, तनाव बना रहता है, लेकिन मांसपेशियां जो है वो घटती, मतलब मांसपेशियों की लंबाई घटती बढ़ती नहीं है, ठीक है। मांसपेशियों में तनाव बना रहेगा लेकिन मांसपेशियों की लंबाई जो होती ना घटेगी
ना बढ़ेगी, ठीक है, मांसपेशियों में तनाव बना रहेगा, लेकिन मांसपेशियों की जो लंबाई होगी वो घटेगी बढ़ेगी नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यायाम कहा जाता है। और सबसे अच्छा इसका उदाहरण है किसका, आइसोमेट्रिक व्यायाम का, दीवार को धक्का देना, ठीक है, क्या है, दीवार को धक्का देना, दीवार को धकेलना। अब आप दिमाग लगाइए, आप खुद हैं, ठीक है, किसी दीवार में धक्का लगा रहे हैं हाथों के द्वारा, ठीक है, ये नहीं पीठ के द्वारा, हाथ को द्वारा लगाइए, ठीक है, हाथ दोनों हाथों से आप किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आप जब धक्का दे रहे हैं उस समय आप दिमाग में लाइए कि मैं धक्का दे रहा हूं, लेकिन मेरे जो दोनों हाथ हैं वो किसी भी तरीके से मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो सीधे मतलब क्या उसमें फोर्स, दीवार में फोर्स लगा रहे हैं, और जितने हैं मतलब उसी के हिसाब से, उसमें कोई मांसपेशियां, जो हाथ की मांसपेशियां हैं तो उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, ठीक है सिर्फ और सिर्फ केवल ताकत लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं दीवार में वो, लेकिन हाथ में कोई भी मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मांसपेशियां जो आपकी हैं वो घट बढ़ नहीं रही हैं, लेकिन तनाव बना हुआ है। जब आप ताकत लगाएंगे दीवार में तो हाथों की जो मांसपेशियां होंगी वो क्या होती, वो टाइट हो जाएंगी, तनाव हो जाएगा उसमें, लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब मांसपेशियों की, एक बात सुन लेना है, जब मांसपेशियों में तनाव बना रहे, ठीक है, और मांसपेशी घटे बढ़े नहीं, ठीक है, मांसपेशियों में तनाव बना रहे लेकिन मांसपेशियां मांसपेशियों की लंबाई जो है वो घटती बढ़ती नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा व्यायाम होता है, आइसोमेट्रिक व्यायाम होता है। और सबसे अच्छा इसका जो उदाहरण होता है दीवार को धकेलना, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न, शारीरिक शिक्षा। अब इसी क्रम में इसको एक जो बच गया है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, क्या है, अब हमारा कौन कौन सा हो गया देख लेते हैं। ये हो चुका है आइसोकाइनेटिक, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे आइसोटोनिक हो गया, ठीक है, ये वाला आइसोटोनिक हो गया, फिर है आइसोमेट्रिक हो गया। अब बचा कौन सा है, आइसोकाइनेटिक बचा है, इसको भी निपटा देते हैं यहीं पे। जो आइसोकाइनेटिक व्यायाम होता है, ठीक है, जो आइसोकाइनेटिक व्यायाम होता है इसमें क्या होता है, एक समान गति से किया गया व्यायाम, ठीक है, एक समान गति से जो व्यायाम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोकाइनेटिक व्यायाम बोलते हैं, ठीक है। मान लो जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो होता है वो ट्रेडमिल पर दौड़, ठीक है, ट्रेडमिल पर जब हम दौड़ते हैं, ठीक है, तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण यही होता है कि उस पर हम एक स्पीड से, एक गति से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, जो आइसोकाइनेटिक व्यायाम होता है इसमें क्या होता है, समान गति से व्यायाम किया जाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है कि शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। तो शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं यूनानी, यानी यूनानवासी। अगला है प्रश्न नंबर 13, इलियड और ओडिसी महाकाव्य किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो इलियड और ओडिसी जो महाकाव्य हैं ये होमर के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, योग वशिष्ठ के रचयिता कौन हैं। तो ये योग वशिष्ठ के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, कौन है, महर्षि वाल्मीकि हैं। और प्रश्न नंबर देख लेते हैं क्या है, 15, ठीक है, 15 क्या है, भारत में क्रिकेट खेल की सबसे बड़ी संस्था कौन है। तो भारत में सबसे बड़ी संस्था है BCCI, और जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था की बात करी जाए तो वो कौन सी होती है, ICC होती है। तो बात करें BCCI नाम आया है, तो BCCI की स्थापना कब हुई है। तो BCCI की जो स्थापना हुई है 1928 को हुई है। शायद मैं पिछली वीडियो में जो 56 वाली वीडियो था तो उसमें शायद मेरे मुंह से निकल गया था गलती से 27, ठीक है, लेकिन इसकी 27 में नहीं, इसकी स्थापना जो BCCI की स्थापना 1928 में हुई है। जो पिछला वीडियो है वो 56 वाला, ठीक है, उसमें आप देख लेना। वो शायद फैक्चुअल एरर हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि लगातार बोलते रहना तो उसमें कहीं कहीं निकल जाता है बाई चांस। हालांकि होता बहुत कम है, लेकिन आदमी है, इंसान है, संभव है गलती होना, तो इसीलिए मैं उस चीज़ के लिए सॉरी बोलता हूँ और मैं इसको करेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने आज भी फिर इसमें डाल दिया है क्वेश्चन ये। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है 15 नंबर, भारत में क्रिकेट खेल की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है। तो ये है BCCI, ठीक है, BCCI, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। और इसकी स्थापना की बात करी जाए तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें कि BCCI के
बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली हैं। और बीसीसीआई के वर्तमान सचिव कौन है? तो जय शाह हैं। और बात करी जाए कि पुरुष भारतीय टीम के कोच कौन है, जो हमारी मेंस वाली जो टीम है क्रिकेट की, उसके कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ हैं। और महिलाओं की जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसके जो कोच हैं वो कौन है? रमेश पोवार। ठीक है, कौन है? रमेश पोवार हैं। और पुरुषों की टीम के राहुल द्रविड़ हैं वो कोच। ठीक है, याद रखिएगा इतना। अगला देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 16 है, विश्व में क्रिकेट खेल की सबसे बड़ी संस्था कौन है? तो ये है आईसीसी। ठीक है, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और बात करी जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। ठीक है, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो वर्तमान में कहाँ है? दुबई में है। और इससे पहले, जब दुबई से पहले कहाँ था? वो लंदन में, मतलब दुबई से पहले लंदन में था। लेकिन अभी जो वर्तमान की बात करी जाए तो वर्तमान में जो आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई में है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा आपका बैडमिंटन से। ठीक है, किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 18 है, सर्वश्रेष्ठ तैराक को कौन सी लेन यानी गली दी जाती है? तो जो सर्वश्रेष्ठ तैराक होता है स्विमिंग पूल में, तो सर्वश्रेष्ठ तैराक को कौन सी लेन या गली दी जाती है? तो चौथी लेन दी जाती है। ठीक है, लाइन नहीं, लेन। ठीक है, चौथी लेन दी जाती है। अगला देखते हैं। वॉलीबॉल खेल को पहली बार एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1958 में शामिल किया गया था। अगला देखते हैं। और जो एशियाई खेल थे उनको आपको पता है 1951 नई दिल्ली से इनकी शुरुआत हुई थी। एशियाई जो खेल हैं इनकी शुरुआत कब से हुई थी? तो एशियाई खेलों की या एशियाड खेल की शुरुआत कब हुई? 1951 से हुई थी। कहाँ से? दिल्ली से हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या है हमारा? योग का जन्मदाता देश है? तो योग का जन्मदाता देश कौन सा है? भारत है। ठीक है, और योग के पितामह कौन कहे जाते हैं? वो आपको पता ही, महर्षि पतंजलि कहे जाते हैं। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या है? स्पार्टर, यहाँ पे स्पार्टर नहीं होना है, यहाँ पे स्पार्टा होना है। ठीक है, क्या होना है? स्पार्टा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एगॉग। ठीक है, क्या कहा जाता है? एगॉग कहा जाता है। अगला देखते हैं। नेमियन खेल किसके सम्मान में कराए जाते थे? तो ये कराए जाते हैं जीएस देवता। आपको जीएस भी मिलेगा, जियूस भी मिलेगा। ठीक है, कुछ भी मतलब इस तरीके से लिखा मिलेगा, लेकिन बात एक ही है। ठीक है, इंग्लिश जो मतलब लिखा होता है उसमें मतलब कोई कुछ पढ़ता है कोई कुछ पढ़ता है, तो इसीलिए इसमें मिस्टेक हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि नेमियन खेल किसके सम्मान में कराए जाते हैं? तो ये किसके? जीएस देवता या जियूस देवता के सम्मान में कराए जाते हैं। और इसका जो कहाँ पर कराए जाते हैं, जहाँ पर कराए जाते हैं उस स्थान का नाम क्या है? तो एगोलिस स्थान है। ठीक है, क्या नाम है? एगोलिस। उस स्थान का नाम है एगोलिस, जहाँ पर ये कराए जाते हैं। अगला है, नेमियन खेल कितने वर्षों के अंतराल पर कराए जाते हैं? तो ये प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर कराए जाते हैं। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, स्पार्टा किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्पार्टा जो है ये यूरोटस नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 25, साउथ एशियन गेम्स जिसे हम SAF, ठीक है, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स की शुरुआत कब हुई है? तो ये हुई है 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स की शुरुआत कब हुई है? 1984 में हुई है। अगला है, दीवार को धकेलना उदाहरण है? तो अभी आपको ऊपर बता ही चुका हूँ, आइसोमेट्रिक व्यायाम का उदाहरण है, जिसमें मांसपेशियों में तनाव रहता है, लेकिन मांसपेशियों की लंबाई घटती बढ़ती नहीं है, केवल उसमें तनाव बना रहेगा। मांसपेशियों की जो लंबाई चौड़ाई है वो घटती बढ़ती नहीं है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और हॉकी में जो प्लेइंग प्लेयर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, अगला है 28 नंबर, एक आदर्श ट्रैक की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है, कितनी होती है? 400 मीटर। ठीक है, और जो इसमें लेन होती हैं तो लेन के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.22 मीटर। ठीक है, याद रखना,
एक आदर्श ट्रैक की लंबाई कितनी होती है? तो एक आदर्श ट्रैक की लंबाई जो होती है वो 400 मीटर होती है। और जो मतलब दो लेन होती हैं, दो लेन के बीच की जो दूरी होती है, पूछ लेता है कभी कभी, जो ट्रैक होता है ट्रैक के बीच में जो मतलब लेन बनी होती हैं, उन एक लेन से दूसरे लेन के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.22 मीटर होती है। ठीक है, 1.22 मीटर होती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29। पुरुष के लिए हैंडबॉल का वजन कितना होता है? तो 425 से 475 ग्राम होता है। ठीक है, 425 से 475 ग्राम होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30। डुरंड कप की शुरुआत कब हुई है? तो डुरंड कप की शुरुआत हुई है 1888 में। अगला देखते हैं रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो ये कहलाता है पैथोलॉजी। ठीक है, रोगों का जो रोग होते हैं उनका अध्ययन जो कहलाता है, क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर है 32। पैलेस्ट्रा जगह प्राचीन यूनान में क्यों प्रसिद्ध थी? ठीक है, रिपीट करता हूँ, पैलेस्ट्रा जगह प्राचीन यूनान में क्यों प्रसिद्ध थी? तो ये रहे, इसका आंसर है कुश्ती के लिए एक विद्यालय था। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है जो पैलेस्ट्रा जगह यूनान, प्राचीन यूनान में जो थी, कौन सी? पैलेस्ट्रा जगह। उस जगह पे क्या होता था? वहाँ पे एक विद्यालय था। उस विद्यालय में कुश्ती यानी अखाड़ा टाइप से, मतलब वहाँ कुश्ती की क्लासेस होती थी या कुश्ती सिखाई जाती थी। ठीक है, तो कुश्ती या अखाड़ा होने के कारण वो विद्यालय मतलब फेमस हुआ, तो उसी की वजह से पैलेस्ट्रा जो जगह थी वो भी फेमस हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। प्रसिद्ध धावक उसेन बोल्ट किस देश से संबंधित हैं? कहने का मतलब यही है कि प्रसिद्ध धावक उसेन बोल्ट किस देश के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं जमैका के। ठीक है, जमैका देश के रहने वाले हैं। अगला है प्रश्न नंबर 34। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आप सबको पता ही होगा कहाँ है, कोलकाता में, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा खेला जाता है। तो ये पूछ सकता है कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है, कोलकाता में है। किस मतलब इस स्टेडियम मतलब ये जो है कोलकाता ईडन गार्डन स्टेडियम जो कोलकाता में है, ये किस खेल से संबंधित है? इस तरीके से पूछ ले तो ये क्रिकेट से संबंधित है और 1 नंबर का पूछ ही लेता है। ठीक है 1 नंबर का पूछ ही लेता है, तो इसलिए मैं आपको एक आध बता देता हूँ कुछ। जो ईडन गार्डन स्टेडियम है कहाँ है, आपको पता ही कोलकाता में है और क्रिकेट खेल से संबंधित है। लेकिन एक और 2-4 मुझे याद हैं। जो फिरोज शाह कोटला है, कहाँ है? ये नई दिल्ली में है, क्रिकेट से संबंधित है। साल्ट लेक स्टेडियम जो है कहाँ है? ये भी साल्ट लेक स्टेडियम जो है ये भी कोलकाता में है। और एक और है वो ग्रीन पार्क स्टेडियम, वो कानपुर में है। बाल योगी एथलेटिक्स स्टेडियम ये हैदराबाद का है। नरेंद्र मोदी जिसे हम मोटेरा स्टेडियम भी बोलते हैं, वो कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, याद रखना, पूछ लेता है कभी कभार 1 नंबर का। अगला है प्रश्न नंबर है 35। शतरंज खेल में एक रंग के कितने प्यादे होते हैं? ये होते हैं 8। ठीक है, 8 होते हैं। अगला है पेनहेलेनिक खेल किस काल में खेले जाते थे? तो पेनहेलेनिक खेल किस काल में खेले जाते थे? तो ये एथेंस काल में खेले जाते थे। ठीक है अगला क्या है घेरंड संहिता में कितने अध्याय हैं? तो घेरंड संहिता में 7 अध्याय होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 38। किस खेल के खिलाड़ी को पुगलिस्ट भी कहा जाता है? तो ये मुक्केबाजी, जिसे हम बॉक्सिंग कहते हैं इंग्लिश में, तो मुक्केबाजी के खेल को मतलब पुगलिस्ट कहा जाता है। मुक्केबाजी या बॉक्सिंग के खिलाड़ी को क्या कहते हैं? पुगलिस्ट कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 39। सेटलिंग टू द टॉप, ठीक है, क्या है? ये आत्मकथा है। सेटलिंग टू द टॉप किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये पीवी सिंधु की आत्मकथा है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रथम खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कौन से शहर में हुआ है? रिपीट कर देता हूँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, प्रथम खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कौन से शहर में हुआ है? तो ये हुआ है गुलमर्ग। ठीक है, कहाँ हुआ है? गुलमर्ग हुआ है। और आपने हमें कमेंट में बताना है कि ये गुलमर्ग कहाँ है, ठीक है, या किस राज्य में है। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान प्रथम बार ओलंपिक में कब गाया गया? तो कब गाया गया है देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रगान प्रथम बार ओलंपिक में कब गाया गया है? तो 1948 लंदन ओलंपिक में। ठीक है, 1948 लंदन ओलंपिक में
मतलब 1948 लंदन ओलंपिक में भारत का राष्ट्रीय गान प्रथम बार गाया गया था। ठीक है, क्योंकि उससे पहले जो था तो अंग्रेजों के अधीन हमारा देश था। 1947 को जब आज़ाद हुआ है तो उसके बाद जब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जब एंट्री ली है ओलंपिक में, तब वहाँ पे क्या किया था, भारत ने अपना प्रथम बार राष्ट्रगान मतलब बजाया था। ठीक है, और अगला देख लेते हैं, नाडा क्या है क्वेश्चन, नाडा NADA का नाडा का आदर्श वाक्य क्या है, तो प्ले फेयर या निष्पक्ष खेलें। ठीक है, जो नाडा है इसका मतलब वाक्य, आदर्श वाक्य क्या है, प्ले फेयर। ठीक है, या फिर निष्पक्ष खेलें, ये इसका है। और बात कर लेते हैं नाडा का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। और बात करी जाए कि नाडा की स्थापना कब हुई है, तो नाडा की स्थापना हुई है 2005 में। ठीक है 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करी जाए कि नाडा का मुख्यालय कहाँ है, तो नाडा का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है दिल्ली में, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और ये तो बात हो गई मतलब नाडा की। नाडा का जो कार्य क्या होता है, जो हमारे भारत में, ठीक है, भारत में जो मतलब खिलाड़ी जो होते हैं जो नशीले पदार्थों का सेवन करके खेल प्रदर्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन पर मतलब डोपिंग के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है नाडा जो है वो भारत में डोपिंग के विरुद्ध कार्य करता है। और एक होती है, क्या होती है, वाडा होती है। ठीक, WADA। ठीक है, क्या होती है, अभी बताता हूँ मैं आपको, WADA। ठीक है, वाडा इसका होता है फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और पूछ लेता है कि इसकी मतलब स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को। ठीक है, कब हुई थी, 10 नवंबर 1999 को हुई थी। वो भी किसके द्वारा कराई गई, IOC के द्वारा। ठीक है, IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा इसकी स्थापना कब कराई गई थी, 10 नवंबर 1999 को। ठीक है, अब ये पूछ ले कि वाडा का मुख्यालय कहाँ है, तो वाडा का जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में है। ठीक है, याद रखना इतनी जानकारी। तो आपको याद आ गया, मतलब समझ आ गया होगा जो नाडा होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसकी स्थापना कब हुई है, 2005 को हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है नाडा का, ठीक है, जो नाडा का मुख्यालय है वो कहाँ है, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है। और बात करी जाए, एक होता है, अब जो ये नाडा जो होता है, ठीक है, नाडा जो होता है ये हमारे डोपिंग के विरुद्ध भारत में काम करता है। इसी तरीके से एक होता है वाडा। ठीक है, WADA वाडा, इसका फुल फॉर्म आपको बता ही दिया, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और ये क्या करता है, जो IOC के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, कब, 1999 में, 10 नवंबर 1999 को इसकी स्थापना करी गई थी IOC द्वारा, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा। और इसका जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में है। ठीक है, याद रखना, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 43, विश्व का सबसे ऊंचा स्टेडियम कहाँ है, तो ये चैल है। ठीक है कहाँ है, चैल है। और ये चैल जो स्टेडियम है वो मतलब क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है, पूछ लेगा किस खेल से संबंधित है, तो चैल स्टेडियम जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। एक जिला है सोनल जिले में, और सोनल जिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के सोनल जिले में पड़ता है। और जो ये चैल स्टेडियम है किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं फिजियोथेरेपी का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है हिपोक्रेटस को। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 देख लेते हैं, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा है BF स्किनर की। ठीक है, किसकी है, BF स्किनर की है। और BF स्किनर ने एक सिद्धांत दिया जो बहुत फेमस है, क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, क्रिया ये थोड़ा यहाँ पे मैं याद नहीं है क्रिया प्रतिक्रिया का है या कैसा है, लेकिन आपको चलो इसको छोड़ते हैं, फिलहाल याद नहीं आ रहा, मैं आपको नहीं बताऊंगा। 45 नंबर क्या है, रिपीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह परिभाषा किसकी है, यह परिभाषा है BF स्किनर की। ठीक है, किसकी है, BF स्किनर की है। अगला देखते हैं क्या है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को क्या कहते हैं, मेजर कहते हैं। ठीक, अब मैं इसको करेक्ट करता हूँ क्वेश्चन को कि इसमें होता क्या है, जो ग्रैंड स्लैम होती है
इसमें टेनिस की प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक। तो ग्रैंड स्लैम की प्रत्येक प्रतियोगिता को क्या कहते हैं, मेजर भी कहते हैं, ठीक। इस तरीके से आपको क्वेश्चन लेना है कि ग्रैंड स्लैम की प्रत्येक प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है, मेजर कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। और आपको पता ही ग्रैंड स्लैम कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कौन कौन सी, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन यानी अमेरिकन ओपन, ठीक है, 4 होती हैं। वो मैं इस पर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी पहले से सब पे। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन प्रत्येक वर्ष किस माह में होता है, तो ये जनवरी और फरवरी में होता है, ठीक है। जनवरी, लास्ट जनवरी और स्टार्ट फरवरी में इसका आयोजन होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब से हुई, तो 1905 से इसकी स्टार्ट हुई थी, शुरुआत हुई थी, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब से हुई, 1905 से स्टार्ट हुई है और शुरुआत हुई है। और ये सबसे युवा ग्रैंड स्लैम है। पूछ लेता है कि सबसे युवा ग्रैंड स्लैम कौन है, तो 1905 में किसकी, ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है। सबसे युवा जो ग्रैंड स्लैम है कौन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1905 से, ठीक है। प्रश्न नंबर 49, लिएंडर पेस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी किस देश से संबंध रखते हैं, तो ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 50, बिना घाव का हड्डी टूट जाना क्या कहलाता है, तो बिना घाव का हड्डी टूट जाना साधारण या सिंपल फ्रैक्चर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, साधारण या सिंपल फ्रैक्चर कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और यदि अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट में बता देना कि ये क्वेश्चन किस तरह के हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा। आप कुछ भी कमेंट में अपनी दिक्कत को भी बता सकते हैं, क्या अगला टॉपिक हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।